हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 मार्च और 21 मार्च को आप सभी का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है। इसलिए हम जितने भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स होंगे साथ में करेंगे और जीएस के भी क्वेश्चन इसमें शामिल है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर रहिएगा और सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आपको यही पे याद हो जाए और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर्स ला पाएँ। आपको बता दें कि बिहार पुलिस के लिए मॉडल सेट हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप पाँचों नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ आपको पाँचों वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आपको मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और हम आपको बता दें कि इस क्लास में आपको लगभग हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से लगभग आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन गिने चुने हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को क्लास से एक बार जोड़ लीजिए। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक कर ले ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। जल्दी से अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जो थे वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। सीडी देशमुख जो थे वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। और अभी हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन गवर्नर है? तो शक्तिकांत दास जो है वह वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और यह कितने नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील है। आपको याद करने का तरीका बता दें कि B+C आप याद रखिएगा, बी और सी। B+C जो है वह विटामिन पानी में घुलनशील है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है तो B+C जो है आपके पानी में घुलनशील है। और बाकी जो भी बचा A, D, E, K जो भी विटामिन बाकी बच जा रहे हैं वो वसा में घुलनशील है। जो भी विटामिन बच जा रहे हैं वो क्या चीज में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है तो बी और सी। अगर पूछे कि कौन सा वसा में घुलनशील है तो ADE, अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो जो है वह आपका मिशिगन झील के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि शिकागो किस झील के किनारे स्थित है तो मिशिगन झील के किनारे जो है वह शिकागो स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा आपका कहाँ है? MP में है। MP में नर्मदा है जो जहां धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा में है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और आपसे बार बार हम यह विनती कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें
ताकि जितने भी बिहार पुलिस के लिए तैयारी करना है, जिनका भी एग्जाम 14 मार्च को है, वह हमारे साथ आकर जुड़ जाए, क्योंकि ऐसे वीडियो उनको बार बार नहीं मिलने वाले। और यह वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। जब आप एग्जाम में बैठिएगा इस वीडियो को देखकर, तब आपको मालूम चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं। और इस वीडियो को देख के जाने के बाद लगभग उसमें से 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसी क्लास से होंगे। और मॉडल सेट भी आप लोग लगाते रहिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली दिया जा रहा है, आप उसको भी लगाते रहिए। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, भीड़ इकट्ठा कीजिए, ताकि सभी लोग परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाए। अगला है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल नंबर 72A में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में है। 72 विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि दिल्ली में भी है और बिहार में भी है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वह दिल्ली में भी है और बिहार में भी है। तो अब आपको यह देखना होगा एग्जाम में कि ऑप्शन में क्या है। अगर केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो आपका दिल्ली सही होता, और केवल राज्य पूछता तो बिहार सही होता। लेकिन यहाँ दोनों है तो दोनों आंसर बताना अनिवार्य है। और अगर आपके एग्जाम में केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली लगाइएगा, और राज्य पूछे तो बिहार लगाइएगा। तो याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। अगला है, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है। माउंट केटू की आपसे ऊंचाई पूछा है। माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है। तो 8611 किलोमीटर। 8611 किलोमीटर माउंट केटू की ऊंचाई है। 8611 किलोमीटर जो है वह माउंट केटू की ऊंचाई है। अगला है कि दशकीय आधार पर जनगणना किस वर्ष कार्यकाल में प्रारंभ हुई। यहाँ पूछ रहा है कि दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका पीडीएफ लेकर जाए, बिल्कुल मुफ्त में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इस पीडीएफ को आप लेते जाए। क्वेश्चन है, दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था। तो रिपन के काल में हुआ था। रिपन के काल में सबसे पहले दशकीय आधार पर जनगणना भारत में हुआ था। और यह कब हुआ था। तो 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में दशकीय आधार पर जनगणना भारत में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में अनुपात किस राज्य में लिंगा अनुपात 1000 से अधिक है। 1000 से अधिक है। यहाँ क्वेश्चन यहाँ गलत है, यहाँ कितने नहीं होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्यों में लिंगा अनुपात 1000 से अधिक है। वह कौन सा राज्य है। तो केरल विल बी राइट आंसर। केरल का जो लिंगा अनुपात है वह 1000 से अधिक है। 1000 पुरुष पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं। 1084 महिलाएं हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है वह यहीं से शुरू हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कार्यक्रम केरल राज्य से ही शुरुआत की गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी को मालूम है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है आपका। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है तो संयुक्त न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना पूछ दे तो 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और हर साल हम लोग 24 अक्टूबर को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछे आईएमएफ और
WB की अगर वर्ल्ड बैंक और IMF के मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन DC आप लोग बताइएगा, वाशिंगटन बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे IMF और WB के हेडक्वार्टर के बारे में तो वाशिंगटन आप लोग बता दीजिएगा। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1984 में इसकी शुरुआत हुई। 1984 में इसकी शुरुआत हुई और हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? आपको यह क्वेश्चन है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कुल 6। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं तो 6 शास्त्रीय भाषाएं। अगला है 15 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर 1885 हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष पूछे। और सॉरी दोस्तों, इसके पहले अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे इसका पहले अध्यक्ष पूछे बारे में पूछे तो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और वही आपसे पूछे अंग्रेजी अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है भारतीय, ये तो हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? यहाँ समाधि स्थल होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है आपको बताना है। तो जितने भी समाधि स्थल है उनको हम लोग एक ही इसी में क्लियर कर ले रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का है। तो लाल बहादुर जो शास्त्री का है समाधि स्थल वह आपका विजय घाट है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। विजय घाट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है तो विजय घाट है। और ताशकंद समझौता जो था वह लाल बहादुर शास्त्री ने ही किया था, ताशकंद समझौता। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया। अगला प्रश्न है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर अंबिका चरण मजमूदार हो जाएंगे। अंबिका चरण मजमूदार हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की तो अंबिका चरण मजमूदार। नवाबों की नगरी लखनऊ समझौता, कांग्रेस के लखनऊ समझौता 1916 में अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया। और 1916 में ही कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। 1916 में ही कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। और एक कब होती है अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? सर्वाधिक बजट, अभी बजट कुछ दिन पहले पेश हुआ इसलिए बजट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट पेश किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया गया। और फर्स्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बनमुखम शेट्टी के द्वारा। अगर फर्स्ट पूछे कि फर्स्ट जो बजट है वह किसके द्वारा पेश किया गया तो बनमुखम शेट्टी के द्वारा फर्स्ट बजट पेश किया गया। अगला प्रश्न है एलपीजी में गंध किसके कारण होती है? आपको बताना है कि एलपीजी में गंध किसके कारण होती है।
तो एलपीजी में गंध किसके कारण होती है आपको बता दें, तो एलपीजी में जो गंध होती है वह मरकेप्टन के कारण होती है। मरकेप्टन के कारण एलपीजी में गंध होती है। मरकेप्टन के कारण क्या होती है, एलपीजी में गंध होती है। और एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है, तो बीपी याद कर लीजिए। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन आप लोग याद कर लीजिएगा। बीपी, बीपी शॉर्टकट में याद करने का तरीका है बीपी। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है, तो बीपी पाई जाती है। प्रोटेन ब्यूटेन या ब्यूटेन प्रोटेन बात एक ही है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो सभी को मालूम है कि वह दीदी जी का राज्य है। और दीदी जी की राज्य कौन सा है? दीदी जी की राज्य कौन सा है? बंगाल है। दीदी जी की राज्य कौन सा है? बंगाल है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल दीदी जी का राज्य है। और बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा जो है वह वेस्ट बंगाल से ही लगती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 20 नंबर प्रश्न का वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा 1925 में, सरोजिनी नायडू के द्वारा 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू के द्वारा 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। पहली बार कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू बनी। अगला है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय मनीला है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मनीला है एडीबी का मुख्यालय। और पूछे, एक और जान लीजिए, अगर आपसे पूछे कि WHO और WTO, अगर आपसे पूछे कि WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO और WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगर आपसे पूछे कि WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे एडीबी का मुख्यालय मनीला और वही आपसे पूछे WHO और WTO का मुख्यालय तो जिनेवा। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर ने की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? आपको बताना है कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यह कौन थे? चंद्रमौली थे। चंद्रमौली थे। चंद्रमौली जो थे वह 2011 के जनगणना आयुक्त थे। अगला है, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट है। किसान घाट में चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। और किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट है। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी से आप बताइए कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो माजुली द्वीप जो है वह असम राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि माजुली द्वीप किस राज्य में है, तो असम राज्य में माजुली द्वीप है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगर पूछे कि माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। और किस राज्य में है? तो असम में है। अगला है, जनसंख्या किस सूची का विषय है? जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर समवर्ती सूची हो जाएगा। जनसंख्या जो है वह आपका समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है।
अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या किस सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस हो जाएगा इस जीवाणु का नाम। इस जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। जनसंख्या दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। और दूध और क्या है? तो दूध को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दूध को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग लैक्टोमीटर कहते हैं। लैक्टोमीटर दूध से मापने वाले को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी बताया है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो थी वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आप लोग याद रखिएगा कि एनी बेसेंट जो थी वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और यह कब बनी थी? तो एनी बेसेंट कब बनी थी? और यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। अगला है कि मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का क्या नाम है? समाधि से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस करना। तो आपको बताना है कि मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो अभय घाट। अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है। तो अगर आपसे पूछे कि मोरारजी देसाई की समाधि स्थल अभय घाट, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्तिपीठ, अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। अगला प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 38 का राइट आंसर गरीबी हो जाएगा। गरीबी। अगर आपसे पूछे कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है तो वह आपका गरीबी से हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। अगला है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विंध्यन मैसिव। माउंट विंध्यन मैसिव। माउंट विंध्यन मैसिव जो है वह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट विंध्यन मैसिव है। अगला प्रश्न है, जनरेटर का आविष्कार किसने किया? जनरेटर का आविष्कार किसने किया? तो फैराडे ने। फैराडे ने जनरेटर का आविष्कार किया। जनरेटर एसी देता है। जनरेटर का आविष्कार फैराडे के द्वारा किया गया। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो स्कर्वी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग होती है। और विटामिन सी किसमें घुलनशील है? तो विटामिन सी पानी में घुलनशील है। विटामिन सी पानी में घुलनशील है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो करेंट का एम्पियर मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपको बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरल्ड डोमर मॉडल। हैरल्ड डोमर मॉडल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और यह कब आई थी? तो 1951 से 56 तक रही थी। 1951 से 56 तक रही थी हैरल्ड डोमर मॉडल, जिसे पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछे कि पहले पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो हैरल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राउरकेला के स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? राउरकेला के स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? यह जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, जो ओडिशा में है। पहले उड़ीसा था, आज ओडिशा हो गया।
अगला है भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? क्या? सिक्किम राज्य की है। सिक्किम राज्य की भारत में न्यूनतम जनसंख्या है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतम पूछे तो यूपी। अगर आपसे अधिकतम पूछे तो यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला है ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ओजोन छिद्र की जो है उसकी खोज किसने की? तो ओजोन छिद्र की खोज फॉरमैन ने की। ओजोन छिद्र की खोज फॉरमैन के द्वारा की गई। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 ओजोन का सूत्र है। और यह किसमें पाया जाता है? तो यह नीले समताप मंडल में पाया जाता है। अगला है रिक्टेस रोग का संबंध किस विटामिन से है? रिक्टेस रोग का संबंध किस विटामिन से है? तो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। रिक्टेस रोग का जो संबंध है वह आपका किस बीमारी से है? तो रिक्टेस रोग का संबंध आपके किस विटामिन से है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। फिर से लिख देते हैं, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। और इसे सूखा रोग के भी नाम से जाना जाता है। इसे सूखा रोग के भी नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग होती है। अगला है 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई है? तो 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन जो आपका 1985 में हुआ था। 1985 में 52वें संविधान संशोधन हुआ था, उसी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला है रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और यह किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी जानते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। अगला है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी हम लोग पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। याद करने का तरीका है उड़निथोलॉजी। इसको ऑर्निथोलॉजी नहीं पढ़कर उड़निथोलॉजी अगर आप पढ़ें तो उड़ता कौन है? पक्षी उड़ता है। तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो आपके पक्षी अध्ययन से संबंधित है। अगला है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा है तो NaHCO3 खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है, उसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। तो आज के लिए बस 45 ही क्वेश्चन। अगले एपिसोड में आपको हम पूरे क्वेश्चन करवा देंगे जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक बार आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट आकर इस वीडियो को देखें जिनका एग्जाम है। और अब की बार पेपर की खोपड़ी फोड़ देना है। अब की बार पेपर की खोपड़ी में प्रवार करना है जिससे वह क्षतिग्रस्त हो जाए। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा और मेहनत की जरूरत है। तो मेहनत आप कर ही रहे हैं, पढ़िए भी। और जीके और जीएस की आप चिंता ना करें। जीके, जीएस और हिंदी की आप चिंता ना करें, वह तो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा ही आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग बार बार लगाते रहिए। मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहिए, क्योंकि मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आपको एक अनुभव मिलता है कि आपके कितने सही होंगे। और हम लोग लगभग 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। जो लोग नहीं लगाए हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा।
उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।